हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 24वां वीडियो है, जिसमें कि हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और देखेंगे जो कि एक अच्छे तरीके होंगे मैथ को सोल्व करने का, रीजनिंग को सोल्व करने का, उसको करने का कोशिश करेंगे। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, तो ज़रूर बने रहें और देखें। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीतू का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो नीतू का वेतन रीतू के वेतन से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और लगभग शिफ्टों में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसको करें। चलिए देखिए, कौन कौन है, रीतू और नीतू। तो एक रीतू है, एक नीतू है। ठीक है, इसने कहा है कि नीतू के वेतन से 50% अधिक किसका, रीतू का। अगर मैं नीतू का वेतन 100 मान लूं तो 50% अधिक मतलब कि इसका 150, यही होगा ना। तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर मैं 100 का 50% निकालूं तो ये कितना, 50 है ना। तो 50 अधिक आया 100 का, 50% 50, तो नीतू से 50 अधिक किसका, रीतू का। अब पूछा क्या है, नीतू का वेतन रीतू से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो रीतू का 150 और नीतू का 100, तो कितना कम है। तो आपका जवाब होगा कि 50 कम है। किससे तुलना करने बोल रहा है, रीतू के वेतन से, रीतू के वेतन से, तो नीचे 150, परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो गुना 100। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर। तो यहाँ से 0 0 कटा, 5 से 3 बार में, तो ये 100/3 आ गया। 100/3 कहने का मतलब 33.1/3%, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसका मतलब इसको तोड़ मरोड़ के लिख दिया, यानी 33 + 1/3%। इतना लिखें चाहे इतना लिखें, दोनों एक ही बात है। इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ये आएगा, और इसको भी सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा, तो दोनों इक्वल बात है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या करें, चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोण कितना होंगे। तो चतुर्भुज मतलब क्या, जिसकी 4 भुजा हो। तो 4 भुजा कुछ भी हो सकते हैं, आयत के रूप में हो सकते हैं, वर्ग के रूप में हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से फिगर समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, है ना, समचतुर्भुज हो सकते हैं, किसी तरह के भी हो सकते हैं। तो जितने भी चतुर्भुज होते हैं, तो चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री, यानी ये कोण मिलाकर 360 डिग्री होगा। लेकिन इसने ऐसा कहा नहीं है, इसका अनुपात में दे दिया है। तो अनुपात में दे दिया है तो मान लेते हैं ये कोण 3x है, ये कोण 5x है, ये कोण 9x है और ये कोण 13x है। तो सबको जोड़ो, यहाँ पर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, तो ये अनुपातिक कोणों का योग को जोड़ देते हैं। 3x, 5x और 13x इंटू + 9x बराबर 360। यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा तो उसको इसमें आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 5 3 8, 8 और 13, 21 9 30, 30x बराबर 360। तो x बराबर कितना आएगा, 12।
ये ना, ये 30 से कट जाएंगे तो ये 12। बस यहाँ पर एक कोण कितना है 3x, तो 3x के जगह पर 12 पुट कीजिए, 12, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो देख लेते हैं जिस ऑप्शन में कोनों कोण 36 दिखेगा, इसमें 36 तो है नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है। बाकी बात सबको निकाल सकते हैं बारी बारी से। यहाँ 5 गुना 12 देख लीजिएगा, 9 गुना 12, 13 गुना 12, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस है बट समझिए थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन अच्छे मैंने लिया है, कुछ क्वेश्चंस होंगे इजी, जो आपको लगेगा कि इजी है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, और मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो देखिए, कहता है 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में हुआ लाभ या हानि क्या है। तो इसको देखिए करने का आसान तरीका बताते हैं। क्या बोला है, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 42 वस्तु का CP, 42 CP बराबर 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 SP। विक्रय मूल्य CP SP यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या होता है। CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। और SP मतलब विक्रय मूल्य। यहाँ से इन दोनों का मैं अनुपात निकाल लूंगा, क्या करूंगा अनुपात। CP इधर क्या है SP, तो SP को उठा के नीचे लाइए SP, तो ये क्या बना 36/42। अब यहाँ से अंदाजा दिख रहा होगा, लग रहा होगा हिसाब किताब की, CP का जो अनुपात है वो 36 है, SP का जो अनुपातिक मान है वो 42 है, यानी खरीदा है इसने 36 में और बेच रहा है 42 में, बेच रहा है 42 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि वाले जितने भी ऑप्शन है वो खत्म। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, खरीदा है 36 में, बेच रहा है 42 में, तो फायदा कितने का, तो आपका जवाब होगा कि अनुपात 6 का फायदा हो रहा है। फायदा किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि लाभ यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ कि खरीदे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो ठीक है, तो लाभ कितने का, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा 6 का लाभ, CP गुना 100, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य CP कितना है 36। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 छा के 36, यानी 100/6, तो 100/6 का मतलब 16.2/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो इसी तरह बनाइएगा, तो आंसर गलत होने की चांस खत्म हो जाएगा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर है, तो योग पूछ रहा है, यानी सभी आंतरिक कोणों के योग के बराबर क्या होगा, यानी सप्तभुज मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें 7 को भुजा हो, कुछ इस प्रकार से। तो कई को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 को वाला बना लीजिएगा। तो इसके कोणों का योग पूछ रहा है, इसके आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, देखिए, यानी बहुभुज के कोणों का योग बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। बस ये सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा कि इन सभी के कोणों का योग जो निकालना होगा उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे। अब n क्या है, n मतलब यहाँ पर आपको भुजा लेना है, और भुजा कै गो दिया है 7 गो, यानी n का मान कै गो दिया है 7 गो। बस यहाँ पर पुट कीजिए 7 - 2 इंटू 180, तो 7 में 2 गया
कितना हो गया 5 गुना 180, तो ये 18×5 यानी 900 डिग्री। डिग्री है, कोण हमेशा डिग्री में ही निकलेगा, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का अनुपात 7, 5, 4 है और इसका परिमाप 48 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, तो हमें सब कहने का मतलब ये कोई त्रिभुज है और इसका परिमाप हमें 48 दे दिया, लेकिन भुजा नहीं दिया है कि भुजा क्या है, लेकिन उसका भुजा का अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है? अनुपात। ठीक है, तो इसको मान लीजिए अनुपात में दिया है, तो एक भुजा को 7x मान लेते हैं, दूसरे भुजा को 5x और तीसरे भुजा को 4x। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को, या किसी भी चीज का परिमाप निकालिएगा, कोई भी बहुभुज का परिमाप निकालिएगा तो वह सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे आप आयत का भी निकाल सकते हैं, आयत का भी परिमाप कर सकते हैं सभी भुजाओं का योग। अब इसमें सभी भुजा है क्या, लेकिन रियल में यहाँ परिमाप जो दिया है 48 दिया है और सभी भुजा है क्या, 7x प्लस 5x प्लस 4x, ये ना, ये है इनके सभी भुजा। क्योंकि हमें रियल में भी पता नहीं है, लेकिन रियल में परिमाप पता है, तो यहाँ से x फाइंड हो जाएगा। तो x फाइंड कीजिए, तो 48 बराबर 7, 5, 12, 4, 16x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर x पुट कीजिएगा तो 7 या 21, और यहाँ पर 3 पुट कीजिएगा x के जगह पर तो 12, और यहाँ 3 पुट कीजिएगा तो 15। तो एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब कोई समकोण त्रिभुज ना दिख रहा है, समद्विबाहु नहीं दिख रहा है, ये विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हमें हीरोन की फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए कैसे हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर करने का कोशिश कीजिएगा। मैं इसको मिटाऊँ, इधर इसको मिटा देता हूँ, हालांकि रुकिए मैं देखता हूँ इसको छोटा करने का कोई ऑप्शन है क्या। ना, ये तो सीधा हंसक रहे हैं, ये तो गड़बड़ बात है। चलिए नहीं है छोटा ऑप्शन करने का, तो चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर मिटाइए के काम चला लेते हैं। कहाँ आ रहा है दोस्त, चलिए देखिए, सभी भुजा मेरे पास पता चल गया है। क्या हुआ है? सभी भुजा पता चल गया है। तो यहाँ पर हम हीरोन फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का हीरोन सूत्र लगाएंगे, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हीरोन सूत्र √s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अभी s क्या है? s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। s क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया है? परिमाप देखिए, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है। परिमाप दिया कितना है? 48/2, यानी यहाँ से ये 24 आ गया। यानी ये जो s है सेमी डायमीटर, तो देखिए यहाँ पर ये 24 आ गया। बस यहाँ पर पुट करते जाइए। अब a क्या है?
और बी क्या है, सी क्या है। तो किसी भुजा को भी ए मान लीजिए, किसी भुजा को बी मान लीजिए, चलेगा, किसी भुजा को सी मान लीजिए, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पर पुट करते हैं, एस का मान कितना 24, एस का मान 24 माइनस ए 21, एस का मान 24, बी कितना 12, एस का मान 24, सी कितना 15। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 24 में 3 21 गया 3, 24 में 12 गया 12, 24 में 15 गया, तो इसमें 15 घटाइएगा, 14 में 5 गया 9, ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसका देखिए वर्गमूल जो निकल जाए, तो यहाँ पर क्या होगा 24, 12 तो बन सकता है। देखिए इसको जब आपको करना हो ना, तो इसको आप गुना, डायरेक्ट कहने का मतलब गुना उना मत कीजिए, आप यहीं से तोड़ के निकाल लीजिए। अब कैसे, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। इसको 12 गुना 2 लिख सकते हैं क्या 24 को, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो गुना 3 गुना 12 गुना 9, तो देखिए इस 12 का जोड़ा निकल गया बाहर, ठीक है। और क्या निकल सकता है, इस 3 का वर्गमूल, इस 9 का वर्गमूल निकल सकता है 3। अब कुछ निकल सकता है क्या, अंदर में 2 और 3 बच गया, 2 और 3 बच गया, तो इसको अंदर में छोड़ दीजिए, 2 तिया 6, तो 12 तिया 36 रूट 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 रूट 6। ओके, तो ये बेसिक सी क्वेश्चन है जिसका आपको फार्मूला याद रखना है। वहाँ के बाद ये देखिए, ये जो फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज पर लगा दीजिए, समकोण रहे, समद्विबाही रहे, विषमबाहु रहे, चाहे किसी भी त्रिभुज हो, किसी पर भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो देखिए किसी भी एक संख्या को, पहला संख्या को x मान लेता हूं, पहला संख्या को x मान लेता हूं, तो इसने दूसरी संख्या जो कहा है, दूसरी संख्या, अच्छा एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 है, तो दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए, प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए, तो पहला संख्या क्या होगा, तो x का 3/2, यही तो कहा है कि दूसरी संख्या का 3/2 गुना, तो इसका 3/2, तो ये दोनों संख्या हमें पता चल गया, लेकिन रियल में अभी तक पता नहीं चला है कि कितना है, ठीक है। तो एक रूल एलसीएम और एचसीएफ से आपको पता होना चाहिए कि जो रूल होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ, ये महत्तम समावर्तक, एचसीएफ गुना ये लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, ठीक है, ये होता है। तो पहला संख्या कितना 3x/2, यही तो कर सकते हैं ना, 3x/2, दूसरी संख्या कितना x, और एचसीएफ कितना क्रमशः बोला है, एचसीएफ 44, एलसीएम कितना 264। बस यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ से 3 से मैं अगर कटाऊं 3 से, तो ये 3 8 24 और बच गया 2, 3 8 24 88, कितना हो गया 88, 3 8 24, अच्छा यहाँ पर 44 है, ठीक है, हाँ 88 बार में कटेगा,
यहाँ पर नहीं 42 देखकर कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इस 2 से इस 44 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 88, और ये 88 ऑलरेडी है। ठीक है, 88 ये ऑलरेडी है, तो x बराबर क्या, रूट अंडर 88 गुना 88। यहाँ से भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि इसका रूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जोड़ा निकलेगा, तो ये 88 क्या हो गया, x का मान। हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो x के जगह पर यहाँ पर 88 पुट कीजिए, इसका 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, 44 दिया कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 तेरह 132, कितना हो जाएगा 132। और दूसरा x का मान कितना है 88 ही है, दूसरा x का तो मान ही 88 निकला है, तो ये भी x का मान 88, तो छोटा कौन सा है 88 ही, छोटी संख्या हमसे पूछा है वो 88 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्त, मेरे करने से पहले आप जरूर करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं बनता है या आप फंस रहे हैं, तो फिर देखिए वो जो है आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, बात समझ रहे हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक करने की मर्जी हो तो लास्ट में अगर पसंद आएगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा, लेकिन आप पूरा क्वेश्चंस को देखा कीजिए। भले आप जैसे भी देखिए, जैसे भी कीजिए, स्किप करके कीजिए, रोक कर कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन पूरा करने का कोशिश कीजिए। ये 24वां वीडियो है और मैं आप लोगों को इस पर 6 वीडियो दे दूंगा। अगर आप लोग की इच्छा रही तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, बट अगर आप लोग की इच्छा जो भी है, नहीं तो फिर मैं इसके बाद जेई का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। तो बताइएगा इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ या जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करा दूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्त, और ये जो क्वेश्चंस भी जो आप कर रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया हुआ है। भले ही वह एलपी का ना हो, लेकिन रेलवे के किसी ना किसी पेपर का है। और आपको पता है कि रेलवे का एक रूल है, घुमा फिरा के सब चीज़ में एक ही तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं, भले ही थोड़ा सा डाटा अलग हो, लेकिन टाइप उसका सेम रहता है। क्योंकि दोस्त मैंने भी 3-4 एग्ज़ाम दिया है, 3-4 एग्ज़ाम के लगभग 1-2-6 एग्ज़ाम दिया हूँ रेलवे का, जिसमें कि 3-4 एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 देखिए, एनटीपीसी में टोटल 6 लेवल पर एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें कि मेरा 5 लेवल में रिजल्ट हुआ, 6 में से 5 लेवल में रिजल्ट हुआ। उसके बाद मैंने सीबीटी 2 दिया, तो सीबीटी 2 में जाकर मेरा 3 लेवल में रिजल्ट हुआ। तो सोचिए, एक एग्ज़ाम यहाँ मैंने दिया और उसके बाद यहाँ पर 5 एग्ज़ाम दिया, तो कितना हुआ 6, और ग्रुप डी अलग से, जिसमें कि मैंने ग्रुप डी का भी निकाला, प्लस में ये सीबीटी 2 का जो 3 एग्ज़ाम था उसको कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि दोस्त एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं, रेलवे की पैटर्न क्या है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, देखिए, मैं यहाँ पर गलत क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा जो कि फालतू क्वेश्चन हो। देखिए, कराने का मैं इससे भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर एएलपी में जो देखे होंगे, ये एएलपी के प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी थे जो अधिकतर लोग नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस क्यों कराएं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हार्ड क्वेश्चन कितने आएंगे, एकदम पूरा हार्ड, ये नहीं कि ये सब नॉर्मल है, नहीं,
ये सब भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लेकिन हार्ड क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्ड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? फंसाने वाले क्वेश्चन। और हालांकि उस टाइप के भी प्रीवियस ईयर में मैंने कराया है, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फिलहाल मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ, इसको भी देखिए, समझिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक विक्रेता 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, वह 40% का लाभ कमाता है। तो देखिए 10 पेन का जो दाम है वह 7 रुपये है। कितना है? 7 रुपये है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य क्या है? ये विक्रय मूल्य है। लेकिन उसने 40% लाभ कमाया है, 7 रुपया में बेचकर वह 40% लाभ कमाया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर 7 रुपया जो है ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य नहीं है, इसमें 40% एक्स्ट्रा है। 40% क्या है? एक्स्ट्रा है। अगर मैं कहूँ कि ये आप किसी वस्तु को, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य 100 है। कितना है? 100 है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 40% लाभ कमाइएगा तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि इससे 40% अधिक, 100 का 40% अधिक। तो 100 का 40% कितना? 40। तो ये विक्रय मूल्य कितना है? 140। तो ये 140 का ही मान 7 है। 140 का मान 7 है। तो हम यहाँ से 100 बनाने की, 140 को 100 बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए कैसे, 140 को मैं 100 बनाने का कोशिश, ताकि मेरा क्रय मूल्य निकल सके, ताकि मेरा क्रय मूल्य निकल सके। ठीक है, तो बात को समझिएगा। ठीक है, तो इसको मैं 7 से भाग दे दिया तो 20 आ गया। इसको भी मैं 7 से भाग दिया तो ये 1 आया। तो इस 20 को हमको कहीं ना कहीं 100 बनाना है। क्या बनाना है? 100। तो ये 100 और 5 से गुना करने पर ये 100 बन गया। तो इसको भी आप 5 से गुना कर दीजिए तो ये 5, यानी 100 की वैल्यू 5 है, यानी क्रय मूल्य 5 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये है और विक्रय मूल्य 7 रुपये है। तो हमसे पूछा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये जो 5 रुपया निकला है, जब 10 पेन का विक्रय मूल्य 7 रुपये था, तो ये 10 पेन का ही क्रय मूल्य 5 रुपया है। तो बताइए 10 पेन का क्रय मूल्य 5 रुपये है, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 5/10, यानी कहने का मतलब 0.5 रुपीज। 0.5 रुपीज है ना, तो 0.5 रुपीज। तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये सब बात हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर डायरेक्ट करना रहता तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 140% बराबर 7। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं 100% बराबर निकालता 5 और इसी 5 को मैं 10 से भाग दे देता, बस आंसर। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे दोस्त नहीं समझ पाते, हालांकि आप जो कीजिएगा इतना समय कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको एक पूरा पेपर देगा, पेपर सीट देगा, जिसमें आपको करना होगा। तो देखिए मैन्युअली पूरा पेपर तो आप ख़त्म नहीं कर पाइएगा। अगर आप चाहिएगा तो एक साइड, हालांकि देखिएगा पेपर तो बहुत बड़ा पेपर होता है जो आपको एग्जाम में देगा सॉल्व करने के लिए। वाइट पेपर वो बहुत बड़ा पेपर होता है। अगर आप चाहिएगा तो एक साइड या एक कोना में पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, बशर्ते आपको ये सब तरीका लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इन सब तरीके से करने के लिए सीखिए, समझिए। मैं प्रायः ये सब तरीका को बताता हूँ, शॉर्ट तरीके को बताता हूँ। भले ही मैं बेसिक से यहाँ पर समझा कि ऐसे होता है समझाने के लिए, लेकिन आपको पेपर में ये इतना बड़ा डाटा नहीं लिखना है, आपको बहुत शॉर्ट से चलना है। और इससे करने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि कम समय में आंसर आएगा। और आपको पता है कि एग्जाम में टाइम कितना मायने रखता है। आपको कब 90 मिनट पार हो जाएगा एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब तक आप थोड़ा आपका, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका जो कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत फास्ट होनी चाहिए।
बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप अब 5 को 10 से भाग दे रहे हैं तब जाकर आप कहिएगा कि 0.5 आया। डायरेक्ट 5 को 10 से भाग दे, मन में ही कैलकुलेट हो गया। ये भी चीज़ नहीं लिखना पड़ता आंसर। क्या बात को समझ रहे हैं? तो इस लेवल का आपका तैयारी होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये स्वयं का 8 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर या तो आप बेसिक तरीका लगाइए या फिर जो मैं शॉर्टकट कराऊंगा उससे कीजिए। पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ठीक है, आप किस मूलधन जो है कुछ भी मान लीजिए चलेगा, कुछ भी मान लीजिए चलेगा। आप क्या कह रहा है कि 8 गुनी हो जाता है स्वयं का। पहले जो बोल रहा है वह 2 गुनी हो रहा है, स्वयं का 2 गुनी। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं मूलधन को 100 मान रहा हूँ तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा अमाउंट जो होगा 200 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल रहा है स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। अमाउंट मतलब मिश्रधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन, यानी मिश्रधन कहने का मतलब कि मूलधन प्लस CI, इसमें CI भी इंक्लूड है और मूलधन भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 100 होगा। अब यहाँ से आप रेट फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 3 चीज़ मिल गया। आप यहाँ पर मूलधन कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हमें फाइंड करनी होगी यहाँ से, फिर वही रेट यहाँ पर लगानी होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से रेट फाइंड कीजिए। तो रेट कैसे फाइंड कीजिएगा? तो CI बराबर फार्मूला क्या, या डायरेक्ट अमाउंट बराबर ही फार्मूला लगा दीजिए ना। CI से क्या लेना देना। अमाउंट बराबर फार्मूला क्या? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n। यही तो होता है अमाउंट, होता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम भी आपके पास दिया हुआ है 6 वर्ष। यहाँ पर देखिए 6 वर्ष टाइम दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर पुट कीजिए। अमाउंट कितना है? 200। अमाउंट कितना है? 200। मूलधन कितना माना मैंने? 100। तो 1 प्लस रेट हमें निकालनी है अपॉन 100। n कितना? 6 वर्ष। तो यहाँ से 200 बराबर 100 गुने, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस R, 100 प्लस R बटे 6, R बटे 100 पर पावर R, पावर 6। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा तो रेट कहीं ना कहीं अनकटलो आएगा। अनकटलो मतलब समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा। तो हालांकि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर रेट निकल जाएगा, फिर सेम मूलधन है, यही मूलधन है, फिर 8 गुना बोल रहा है, तो मतलब इसका मतलब अमाउंट 800 हो जाएगा दूसरे स्थिति में। देखिए मैं यहाँ पर पूरा नहीं करा रहा हूँ सोल्व, आप समझिएगा, हालांकि शॉर्टकट से भी पूरा कराऊंगा। ये सब तरीका से इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ कि ये सब तरीका में लोचा होता है दोस्त, टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कीजिएगा तो आ सकता है कि आ जाएगा आंसर। तो मूलधन आपको दूसरी स्थिति में 100 ही लेना है। अमाउंट जो लेना है क्या बोल रहा है? 8 गुना, इसका मतलब 100 का 8 गुना 800। इसके बाद आपको टाइम, यहाँ पर क्या बोला? टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है, और यहाँ से रेट निकल जाएगा, यहाँ से रेट निकल जाएगा। तो रेट निकाल कर जो भी रेट का मान आएगा वो पुट कर दीजिएगा, तब जाकर आंसर आएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत बड़ी लोचा है, बात समझ रहे हैं? तो ये लोचा में ना पड़ते हुए बेहतर है कि आपको मैं शॉर्टकट जो करा रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, देखिए कोई क्या कहा है कि स्वयं का 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अगर मैं कहूँ टाइम जो फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक में क्या हो जाती है? 2 गुनी। क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि 8 गुना कब होगा। एक बात बताइए, CI में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है?
कि ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसका मतलब अगले 6 साल में, अगले 6 साल में इसका डबल हो जाएगा, यानी 4 गुनी, 2 गुनी का यानी 2 का डबल हो जाएगा 4 गुनी। इसके अगले 6 वर्ष में, अगले 6 वर्ष में इसका डबल हो जाएगा, इस 4 का डबल हो जाएगा 8 गुनी। क्या हो जाएगा? 8 गुनी। तो 8 गुनी जाने के लिए कितने गैप हमें चलना पड़ा? 6 वर्ष का कितना गैप करना पड़ा? तो ये 6 का गैप, ये 6 का गैप, ये 6 का गैप, तो टोटल कितना? 6 6 12 6 18। तो ये 18 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो मैं दूसरा तरीका, शॉर्ट मेथड ही है, उसको समझिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में कितना हो रहा है? ये स्वयं का 2 गुनी हो रहा है, स्वयं का 2 गुनी हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुनी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगले कितने वर्षों में जो है कि स्वयं का 8 गुनी हो जाएगा। तो 8 गुनी की बात कर रहा है और हमसे टाइम पूछ रहा है, हमसे टाइम पूछ रहा है। तो ये देखिए 8 जो है ये 2 का कितना पावर है? तो आपका जवाब होगा ये जो 8 है ये 2 का पावर 3 है। ये जो पावर आया है ना, समय से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 18 आंसर। क्या हो जाएगा? 18। तो ये सब मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए अगर आप चाहते हैं बेसिक से, तो मैंने पहले बताया उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 व्यक्तियों का औसत भार 2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका भार 72 kg है, को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। 72 kg का, जिसका भार 72 kg है, उसको नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसको करने का तो सेकंडों में आंसर इसका आ सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 6 गुना 2 12, 72 में आप 12 ऐड कीजिए, ये 84, आपका 84 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, समझना भी तो जरूरी है ना, कैसे। तो देखिए नया, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो एक वो आप फार्मूले बना लीजिए। नया औसत बराबर जो फार्मूला होगा, ठीक है, पुराना औसत यानी पुराना औसत क्या, सभी का योग, सभी का योग। 6 व्यक्ति का अगर मैं योग कहूँ तो कितना होगा? 6x, फिर उसमें क्या क्या है? 72 kg वाला एक व्यक्ति हट गया, 72 kg वाला एक व्यक्ति हट गया, और नया व्यक्ति आ गया y kg वाला। मान लीजिए y kg वाला नया व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो यहाँ टोटल अभी भी कितने व्यक्ति हैं? तो 6 व्यक्ति हैं। टोटल अभी भी कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो नया औसत जो हो गया है, औसत में 2 kg बढ़ गया है। तो पुराना औसत यहाँ पर मान सकते हैं कि x है, पुराना औसत x है। तो नया औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 2 क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा। 6x माइनस 72 प्लस y बटे 6, तो 6x प्लस 6 दूनी 12, 6x माइनस 72 प्लस y, तो ये 6x खत्म, ये 72 इधर माइनस में, तो इधर आपके प्लस में बदल जाएगा। तो ये कितना y बराबर निकला? यानी नया व्यक्ति जो y आया उसका योग 84। अगर यहाँ अभी भी नहीं समझे तो चलिए इसको और समझाने का कोशिश। ये हालांकि अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये दोस्त हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त ना समझो। तो अब पूरा यहाँ पर चलते हैं, बेसिक तरीके से करते हैं। कैसे, बात को समझिएगा, ठीक है। 6 व्यक्ति का औसत भार 2 kg बढ़ता है। कब? जब 72 kg का एक व्यक्ति था, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। ये 72 kg वाला व्यक्ति जो है निकल गया, उसके बदले में एक नया व्यक्ति आया, तब बढ़ा है 2 kg।
तब बढ़ा है 2 kg। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि पहले जो औसत था, पहले का औसत बराबर x मान लेते हैं। पहले टोटल कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति। व्यक्ति की संख्या कितनी है? व्यक्ति की संख्या 6 गो है। तो एक बात बताइए, योग बराबर क्या होता है? औसत गुने कुल संख्या, यही तो होता है ना, औसत गुने कुल संख्या। तो मैं इसका अगर योग निकालना चाहूं कि ये 6 व्यक्ति का योग क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर? 6 व्यक्ति का योग बराबर क्या होगा? तो औसत कितनी है? x माने हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति की संख्या कितनी? 6। तो 6 व्यक्ति का योग कितना? 6x। कितना हो गया? 6x। ठीक है, अब चलते हैं नया औसत के तरफ। अब चलते हैं जो कि 72 kg के जगह पर कोई और व्यक्ति आ गया। 72 kg के जगह पर कोई और व्यक्ति आ गया, तो अगला जो औसत होगा उस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे, अब कह रहा है कि 2 kg बढ़ गया है। औसत क्या हुआ है? 2 kg बढ़ गया। अब औसत कितनी है? पहले औसत था x, तो नया औसत क्या है? x + 2। अभी भी व्यक्ति की संख्या कितनी है? अभी भी व्यक्ति की संख्या 6 ही है। व्यक्ति की संख्या, क्योंकि सिर्फ जो है, मेरा कहने का मतलब, जो अभी भी, क्योंकि नए व्यक्ति आए, सिर्फ उस 72 kg वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है, तो अभी भी व्यक्ति 6 है ना, है कि नहीं? सिर्फ उसका वजन बदला है, सिर्फ उसका वजन बदला है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, तो मैं इनका योग का बात करूं तो इसका योग क्या होगा? योग क्या होगा? यानी यहाँ पर अगर मैं योग निकालना चाहूँ इस नए वाले औसत और व्यक्ति की संख्या, तो इसका क्या? x + 2 × 6। तो इसका योग कितना? 6x + 12। 6x + 12 ये आ गया। तो यहाँ से अब मेरी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 6x और 6x + 12 में कितना का अंतर है? तो आपका जवाब होगा कि ये 12 का अंतर है। यानी उस 6x की जो भी वैल्यू होगी उसमें से ये जो 6x की, उससे ये 12 अधिक आया है। मतलब ये जो 12 अधिक आया है, टोटल 6 पर आया होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरा समझिएगा। ठीक है, देखिए हमें चाहिए, एक व्यक्ति को मैंने हटाया है। एक व्यक्ति को क्या किया है? पहले वाले योग में से एक व्यक्ति को, जो कि 72 kg का था, उसको मैंने हटाया है। यानी 6x में 72 kg को घटा दिया है। और यहाँ पर जो बाद में एक व्यक्ति आ गया है, 72 kg को घटाया और बाद में कोई नया व्यक्ति आया है। तो नया व्यक्ति की कुछ भी आयु मान सकते हैं, जैसे कि y तो y कुछ भी मान लीजिए कि नया व्यक्ति का आयु कुछ भी मान लीजिए, जो भी मानने की हो। तो अब जाकर जो योग हो गया है, वो कितना हुआ है? 6x + 12। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो समझिए, तो ये 6x खत्म, तो y बराबर यहाँ से भी क्या? 84। क्या अब कंफ्यूजन दूर हुआ? क्या अभी भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये सब तरीका, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये सब तरीका यूज नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ये जो 2 kg बढ़ा है,
ये 2 kg जो बढ़ा है वह 6 व्यक्ति पर ना बढ़ा होगा। तो 6 व्यक्ति पर बढ़ा जो होगा, इसका मतलब 6 दूनी 12 kg बढ़ा होगा टोटल वजन, जिसमें से कि 72 kg का व्यक्ति निकला है। तो इसका मतलब 72 में ये 12 को ऐड करना होगा, तभी जाकर वह नया व्यक्ति की आयु निकलेगी, योग यानी वजन निकलेगा, भार निकलेगा। तो ये डायरेक्ट आंसर। तो ये सब तरीके दोस्त ओल्ड मेथड है, बट अगर नहीं जानते हैं तो समझिए। बेसिक भी ज़रूरी है, कभी कदाल कहीं कहीं बेसिक भी करना ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। तो मैं सभी को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जो एडवांस स्टूडेंट हैं। एडवांस मतलब कि जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस को किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस को, तो उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि सभी जो मेरे जितने भी व्यूवर हैं वह अच्छे तरीके को सीख सके। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज़ गौर कभी किए होंगे, अगर आप कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे, तो अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आपके सामने कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होंगे जो नंबर 10 के अंदर आते होंगे। उसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी। क्या खासियत होगी? कि वह जो करता होगा, जो क्वेश्चंस हो सकता है नॉर्मल स्टूडेंट 1.5 मिनट 2 मिनट लगाता होगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड लगाते होंगे। ये बात कभी सोचेंगे आखिर वो 15-20 सेकेंड में कैसे कर पा रहे हैं? क्या वह बेसिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे? ये सब तरीके का जो मैंने यहाँ पर कराया, ये सब तरीका का इस्तेमाल करेगा क्या? कहीं नहीं करेगा। और डायरेक्ट इस बात को जानता है कि वो 2 kg जो बढ़ा है 6 पर बढ़ा है, तो 72 में डायरेक्ट 12 kg ऐड करेगा आंसर। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर कुछ दोस्त देखते ही आंसर मारेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो उनसे परिधि का अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट मार देगा 2-3 और सही भी हो जाएगा। वो ऐसा क्यों सोचेंगे? यहाँ पर परिधि क्या, यहाँ पर त्रिज्या का भी अनुपात पूछता तो वही आंसर होता। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर परिमाप का भी परिमाप तो है, ये है, क्षेत्रफल का सिर्फ अलग हो जाएगा। यानी त्रिज्या का अनुपात पूछे, व्यास का अनुपात पूछे, सब कुछ यही आंसर हो जाएगा। है तो आप निकाल कर देखिए। हालांकि चलिए मैं कराता हूं। देखिए, 2 वृत्त है जिसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो मैं यहाँ पर 2 वृत्त को मान लेता हूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या छोटी आ रहा है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या बड़ी आ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, πr²। तो छोटी आर के रिस्पेक्ट में छोटी आर का स्क्वायर, बड़ी आर के रिस्पेक्ट में बड़ी आर का स्क्वायर, है ना। तो ये बराबर में कितना दिया है, 4:9। छोटी का 4, बड़ी का 9। बस इसको यहाँ से पाई खत्म, तो r अपन छोटी आर बराबर कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 2:3। क्या होगा? 2:3। बट हमसे पूछा है परिधि का अनुपात, तो वृत्त का परिधि क्या, 2πr छोटी वृत्त के यानी छोटी आर के रिस्पेक्ट में, बड़ी आर के रिस्पेक्ट में क्या, 2π बड़की आर, है ना। तो ये 2π कट गए तो r अनुपात r आ गया। तो यहाँ पर छोटी आर का मान कितना दिया था, 2, बड़ी आर का मान 3। तो क्या यही रेशियो आया कि नहीं? तो आराम से आएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग देखते ही मारेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट समझ गया होगा कि क्षेत्रफल दिया है तो डायरेक्ट दोनों का रूट कर दीजिए 4:9 का। तो ये क्या होगा, 2:3 आएगा और राइट आंसर। तो समझिए, और क्या। ये सब क्वेश्चन जो है मुश्किल से 2-3 सेकंड वाला है। तो 1:6 पर वार का सरलतम रूप लिखे। यहाँ पर ये रेकरिंग है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेकरिंग है। रेकरिंग वाला मैंने पिछले कई वीडियो में कराया, जैसे 0.324 ऐसे रेकरिंग लगा रहता है। इसको सोल्व करना चाहे 1.342 ऐसे वाला क्वेश्चन हो, इसको सोल्व कराना, सारे टाइप का मैंने पिछले वीडियो में कराया, बट इसमें भी ले लिया हूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके, है ना। क्योंकि एक बार देखने से कोई चीज़ याद नहीं रह जाता। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, 1.6 पर पावर बार, 6 पर बार लगा हुआ है
और इस बार का मतलब होता है इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर इसका ऑप्शन में अगर कह देता कि और क्या हो सकता है, तो इसको हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 66666 डॉट 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 अनलिमिटेड तक, अनंत तक जाएगी। इसीलिए ये अनंत तक जाने के लिए, रोकने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं कि इसको स्टॉप कर दें, तो ये ऐसा होता है। लेकिन इसका आंसर हमसे पूछा है कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो समझिए इसको कैसे कर सकते हैं। 1 पॉइंट के पहले जो संख्या है उसको ऐसे लिखिए और प्लस लगाइए, और पॉइंट के बाद जो है पॉइंट क्या है 0.6 पर वार, यही ना। तो बस मैं इतना सा को अभी सोल्व करूंगा और आप अपने आंसर तक पहुंच जाइए। देखिए 0.6 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते, ये है तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो 6 इस पॉइंट के पहले 0 और पॉइंट को भूल जाइए, 6 और वार लगा हुआ है तो नीचे में 9, यानी जितने संख्या पर वार लगेगा ऊपर, मान लीजिए जैसे यहाँ 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे लगा रहा था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2, 3, 4 कितने संख्या पर वार लगा है, तो आपका जवाब होगा कि 2 संख्या पर, तो ये 2 गो 9। और कितने संख्या पर वार नहीं लगा है, तो आपका जवाब होगा कि 1 संख्या पर वार नहीं लगा, तो 1 0। और जिस पर वार नहीं लगा इसको घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बट उसी तरह से यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना, इसको मैं सोल्व करने बैठ जाऊं तो क्या है 3 से 2 बार में 3 से 3 बार, यानी इस 0.6 पर वार का मतलब 3/2, तो 1 प्लस 3/2। ओके, तो इसको अब सोल्व कर लीजिए, इतना तो सोल्व कर सकते हैं 2, 3, 5/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं उल्टा कुछ अलग आया था आंसर। देखिए 5/3 आया था, क्या आया था 5/3 है ना। 6/9 का मतलब क्या 3 से 2 बार में 3 से 3 बार में, 3 1 3 2 5/3 कितना आया था 5/3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5/3, 5 का 5। क्या यार अलग से मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखिए 1 मिनट। इसका ही मान आया है 2/3, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 5/3 हो जाएंगे, तो ये 5/3 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए तो इसमें क्या है 782 गुना 782 गुना 782, फिर प्लस 218 गुना 218 गुना 218। तो अब यहाँ पर इसको गुना करने बैठ गए तो आपको 8 लग सकता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक फार्मूला देखना चाहिए, जो कि मैंने आज से लगभग 7-8 दिन के पहले के वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को कराया था। भले ही डाटा अलग होगी लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आप कुछ देर के लिए 782 को A मान लीजिए, कुछ देर के लिए 218 को B मान लीजिए। तो आपको एक फार्मूला दिखेगा कि ये 3 बार है, 3 गो A है, क्या है 3 गो A, ये 3 गो B है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऊपर में जो है A³ प्लस B³, नीचे में 2 गो A, तो A² माइनस है AB प्लस है B², ठीक है। तो इतना है। अगर मैं फार्मूले को देखूं तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं बना, और इस फार्मूले का मतलब यहाँ पर A³ प्लस B³ बराबर एक फार्मूला आपको लगाने के लिए आना चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या होता है A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। नीचे में क्या है A² माइनस AB प्लस B², यही तो है। तो ऊपर नीचे ये कट गया, तो सीधा सीधा बचा क्या A प्लस B। इसका मतलब A का मान 782, B का मान 218, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 1000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं आपको फार्मूला याद होनी चाहिए
याद नहीं है तो आप दिमाग उमाग लगा लीजिए। तो देखिए, अगर जैसे यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि घटा, अगर इतना है तो घटा कर भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो दूसरे स्थिति में होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तब वो चीज़ होगा। हालांकि एक बार अगर ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करें कि घटा कर भी आंसर है क्या, तो यहाँ पर देखिएगा तो 12 हट गया, 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब पक्का जोड़ होगा। बात समझ रहे हैं? तो और जोड़ वाला एक ही ऑप्शन है करेक्ट। तो थोड़ा सा जहाँ पर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हाथ पैर मार लीजिए, क्या दिक्कत है, नुकसान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन जहाँ दोनों ऑप्शन हो रहा था तब जाकर आपको ये फार्मूला निश्चित ही याद होनी चाहिए। ओके, चलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्त, 1। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस आ सकती है हमारे वीडियो में, क्योंकि दोस्त हमें आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो गांव घर मोहल्ला है वह एनटीपीसी के बगल में है, और एनटीपीसी के बगल में हो तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी में तो नॉइस तो होगी, है ना, कुछ ना कुछ शोरगुल तो होगा, जिसके वजह से माइक में आ सकती रिकॉर्डिंग में। भले ही उतनी ना आए, लेकिन मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि नॉइस ना आए। और अभी तो आपको पता है कि गर्मी का समय है, तो गर्मी बहुत है, तो मैं खुला जगह में रहकर बैठकर वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी नॉइस आ सकती है, जिसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। उतना भी बुरा आवाज़ नहीं आएगा, उतना भी ख़राब आवाज़ नहीं आएगा। पर कहावत भी सुने होंगे, पढ़ने वाले तो गोबरों पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन आप तो अपने बेड पर बैठ कर पढ़ रहे होंगे या लेट कर सोच कर जैसे भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, लेट कर देख रहे होंगे, कलम कॉपी नहीं उठाए होंगे। तो उठा लीजिए कॉपी कलम, वही आपको फ़ायदा करेगा। भले ही लेट कर ही देखिए पढ़िए, लेकिन कलम कॉपी के साथ पढ़िए, कुछ हाथ पैर मारिए। बात समझ रहे हैं? चलाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा फायदा होगा। बस मैं वो समझा ही सकता हूँ, और क्या करना ना करना तो आप पर डिपेंड करता है ना। 12वीं कक्षा के कुछ छात्र एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक अलग अलग वजन के हैं, ठीक है। जब उनके वजन की तुलना की जाती है तो अच्छा ये आधा, वो वाला आधा नहीं, ये नाम वाला आधा है, दिलीपा से भारी है लेकिन फिया से हल्की है, चारों ईसा से हल्का है लेकिन विदान से, चारों ईसा से हल्का और विदान जो फिया से भारी है, फिया से भारी है। केवल एक छात्र ईसा से भारी है, केवल 2 छात्र दिलीपा से हल्के हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। कहीं हमें क्वेश्चन में लग रहा है मिस्टेक है, क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में वही है जो यहाँ पर टाइप है। तो चलिए करते हैं, कैसे किया जाता है। आधा नाम की जो व्यक्ति वह दिलीपा से भारी है, यानी दिलीपा से भारी का चिन्ह के लिए मैं ऐसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भारी होगा इसको मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो दिलीपा को मैंने डी लिखा शॉर्ट भाषा में, आधा को हम ए लिख रहे हैं। दिलीपा से आधा भारी है, ठीक है, लेकिन फिया से हल्का है। ये जो आधा है वह फिया से हल्का है, इसका मतलब फिया इससे बड़ी है, फिया इससे बड़ी है। फिया को मैंने एफ माना,
चारू ईसा से हल्का है। कोई चारू नाम की व्यक्ति है, वह ईसा से हल्का, इसका मतलब ईसा भारी है, इसका मतलब ईसा भारी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझिएगा, ठीक है। विदान जो फिया से भारी है। अच्छा, एक विदान व्यक्ति का आया और वो फिया से भारी है, तो फिया का तो यहाँ बात हो चुकी है, इसीलिए विदान फिया से भारी है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिया से भारी है, से भारी यहाँ 2 बार लिखा गया है, इसीलिए हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। केवल एक छात्र ईसा से भारी है। केवल एक छात्र जो है ईसा से, यानी ईसा से जो बड़ी होगी, केवल एक छात्र को यहाँ पर होगा, ठीक है। कौन होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन कोई ना कोई होगा। केवल 2 छात्र दिलीपा से हल्की है। केवल 2 छात्र दिलीपा से हल्की है। दिलीपा से हल्की होने का मतलब कि इधर 2 छात्र और होंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इधर जो 2 छात्र होंगे और होंगे, ठीक है, 2 छात्र होंगे। यदि कोई अन्य छात्र समूह का हिस्सा नहीं है, जितना का यहाँ पर बात किया, इसको छोड़कर और कोई छात्र नहीं है, तो बताइए कि समूह में छात्रों की कुल संख्या क्या है। जैसे ही इसने ये बात कहा कि यदि कोई अन्य छात्र समूह में नहीं है, तो बस डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए, डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। CHE से बड़ा कोई और होगा, कोई और होगा। तो एक बात बताइए, अब इसने पूछा कि कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कितना, 1, क्योंकि क्या बोला था, दिलीपा से केवल 2 छात्र हल्के हैं। हल्के होने का मतलब इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एगो यहाँ पर कोई होगा, क्योंकि इसने ये बात कहा है केवल एक छात्र ईसा से भारी है, तो ईसा से कोई यहाँ पर एक छात्र होगा। तो टोटल कितना, 9 छात्र हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। बायां और ये दायां। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर। तो देखिए, स्वर और व्यंजन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वर और व्यंजन कहने का मतलब कि स्वर उसको कहेंगे जो भावेल संख्या होगी। भावेल में कौन कौन आता है, तो आपका जवाब होगा कि A, E, I, O, U। उसके बाद बाकी बाद बचे हुए जितने भी संख्या होंगे वो टोटल व्यंजन होंगे। जैसे आपका B हो गया, C हो गया, ये सब क्या है, वो है आपका व्यंजन इंग्लिश के हिसाब से, और यानी हिंदी के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब से तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो भावेल 5 गो है। जो इसने कहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले, मैं अगर कहूँ ये पैटर्न क्या बोल रहा है, व्यंजन के ठीक पहले स्वर हो और ठीक बाद स्वर हो। ये बात इसने ये पैटर्न लेने के लिए बोला है। तो इस तरह चीज़ें ढूंढने का कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस Q को तो ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले कुछ संख्या ही नहीं है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? A तो खुद स्वर है, Y भी स्वर है, तो यहाँ पर मैं नहीं ले सकता। S व्यंजन, मैं व्यंजन को लेता हूँ। S व्यंजन है, क्या इसके पहले आपको ये भावेल दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, लेकिन क्या इसके पहले भावेल है क्या, स्वर है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इस S को हम नहीं ले सकते, S को हम नहीं ले सकते हैं। आगे डायरेक्ट आप व्यंजन को पकड़िए, स्वर पर ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। तो व्यंजन Z है और Z के पहले एक स्वर, Z के बाद भी एक स्वर, E भी स्वर है, I भी स्वर है। तो यहाँ पर एक संख्या मिला, हमें एक संख्या Z मिल चुका है। उसके बाद फिर मैं इसको पकड़ता हूँ, इसके पहले स्वर तो है लेकिन बाद में स्वर नहीं है, तो ये L नहीं आएगा।
एक्स को मैं पकड़ता हूँ, एक्स के पहले स्वर नहीं है तो एक्स नहीं हो सकता। बी पकड़ा हूँ, बी भी एक व्यंजन है, इसके पहले एक व्यंजन है तो ये बी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पी है, पी के पहले एक स्वर ओ आ रहा है ना स्वर में, तो हाँ, और बाद में भी ए भी आ रहा है स्वर में, तो एगो यहाँ पी, एक संख्या और मिला पी। और देखता हूँ आर, आर के पहले ए तो है लेकिन बाद में डी आ गया, व्यंजन आ गया, तो ये आर नहीं हो सकता है। आई, आई तो खुद स्वर है। एच को देखेंगे, एच के पहले स्वर है और एच के बाद भी स्वर है, तो एक संख्या और आ गया एच। उसके बाद के तो लास्ट में है, तो इसके बाद में कोई संख्या नहीं, तो के को लेना ही गुना है। तो टोटल ये पैटर्न कै गो आया, 1 2 3 गो, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, हाँ, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि बोलिएगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगा, करने के लिए कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट कीजिएगा तब मैं जाकर इस टाइप के क्वेश्चंस को पीडीएफ में दे दूंगा। हालांकि मैं यहाँ पर तरीके बता रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, कथन जो है हम निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं, ठीक है। एफ जो कह रहा है सी से छोटा है, एफ जो है सी से छोटा है, क्या ये बात सत्य है? तो देखते हैं एफ कहाँ पर है। एफ अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ पर है। सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या तुलना हो रहा है कि सी बड़ा होनी चाहिए एफ से। क्या सी बड़ा है एफ से? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। कैसे? देखिए, एफ का कुछ भी मान आप मान लीजिए, 4 3 2, जो कुछ भी मान लीजिए 2, तो ई का मान जो होगा बराबर या बड़ा हो सकता है, बराबर या बड़ा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि बराबर ही मान लेते हैं कि ई भी 2 होगा। इसका मतलब होता है, ये वाला चिन्ह का मतलब होता है बड़ा छोटा या बराबर, बड़ा छोटा या बराबर। लेकिन यहाँ पर इस साइड घुमा हुआ है, इस साइड घुमा हुआ है, तो ये बड़ा का चिन्ह दर्शा रहा है। तो ठीक है, इतना बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ भी 3 भी लीजिएगा चलेगा, ठीक है। तो फिर कहता है ई से बड़ा डी है, तो 2 से बड़ा डाटा 3 ले लेते हैं, और डी से बड़ा सी है, डी से बड़ा सी है, तो 3 से बड़ा ही तो होगा इसका मान लीजिए 4। तो अब क्या बोला है कि एफ यानी जो है सी एफ से सी बड़ा है, तो एफ का मान कितना? तो सी का मान कितना? 4। तो बिल्कुल एफ से बड़ा सी है कि नहीं? तो निष्कर्ष नंबर 1 सही है। ये बस मात्र ये चीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ नंबर लिख कर, लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे? अब दूसरी लाइन को देखते हैं। डी ए से बड़ा है, डी ए से यानी डी से ए बड़ा है, डी से ए बड़ा है। तो चलिए डी और ए की तुलना कर लेते हैं, जो भी हो। देखिए यहाँ पर डी कहाँ पर है? यहाँ पर है, और ए यहाँ तक, तो हमें यहाँ तक आना होगा। तो चलिए आते हैं। तो इसने कहा है सी के बराबर या बड़ा है, सी या तो बराबर होगा ए का या बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब बराबर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बराबर ही मान लेते हैं। तो सी बराबर बी है, तो इसका मतलब सी का मान 4 है, तो बी का भी मान 4 है। लेकिन यहाँ पर कहा है बी से छोटा है, ये बी से छोटा है। कितना छोटा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 4 से तो छोटा होगा। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 नहीं, 2 3 कुछ भी हो सकता है। हमको तुलना किससे करने बोला है? ए और डी का। तो डी का मान 3 और ए का मान 2, डी का मान 3, ए का मान 2। तो क्या यहाँ पर सही लग रहा है आपको? अगर मैं माना हुआ मान में से कहता हूँ कि डी का मान 3 है और ए का मान 2 है, तो 3 बड़ा है ना। तो इसका ये वाला अगर होता
तो आंसर होने की संभावना होती, लेकिन कन्फर्म आंसर नहीं होता। और अगर ये वाला भी होता तो मैं इसको गलत करता। क्यों, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिए। किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है? अगर इस बात को समझ गए ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे? देखिए, ए और डी की तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला जो चिन्ह है, इन दोनों के बीच में ए और डी के बीच में इस टाइप का चिन्ह नहीं आनी चाहिए, या इस टाइप का चिन्ह नहीं आना चाहिए बीच में। तो यहाँ पर देखिए, डी में इधर से है, एगो इधर से दिखा और एगो यहाँ पर देखिए इधर से दिख गया। तो इसका मतलब इसको ये गलत मानना है, डायरेक्ट गलत मानना है, कोई मान वन कुछ भी नहीं। जो भी हो, अगर ऐसा वाला भी बीच में चिन्ह आता है, इन दोनों के बीच में ऐसा वाला भी चिन्ह आता है, तो उसको भी आप गलत मानिएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ एक नंबर फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर मैं एक नंबर पर भी चर्चा करूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर एक नंबर पर भी ये तरीका से मैं चर्चा करूं, तो एक नंबर में क्या है, एफ और सी के बारे में पूछ रहा है। एफ कहाँ पर है बेचारा? यहाँ पर। सी कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में देखिए कैसे कैसे वाला चिन्ह है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे या बराबर मिला है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बिल्कुल सी के तरफ मुंडी खुला हुआ है। ये बड़ा या बराबर है, तो ये कन्फर्म है कि ये बड़ा ही होगा। क्या होगा? बड़ा। तो ये सी बड़ा है, और जो कि कन्फर्म है। इसके बीच में ना तो ये वाला आया ना ही ये वाला आया। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये सही है। तो ऐसे इसको फास्ट कर सकते हैं। तो मेरे उम्मीद से वीडियो लंबी हो चुकी है, बस यहाँ तक रहने देते हैं। बाकी बात बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ओके, तो और लगभग 6-7 क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चंस को मैंने जो है पिछले वीडियो में पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों ने आंसर दिया था। तो देखिए, और कुछ का गलती भी है, तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने हमारे ही वीडियो से, पिछले वीडियो से क्वेश्चंस को उठाया है, भले ही इससे नेक्स्ट वाले वीडियो नहीं, इसके जो पहले वाले वीडियो होंगे उससे नहीं है, उससे भी पहले वाले में भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी वीडियो में इस क्वेश्चंस को मैंने कराया है। ठीक है, तो अगर गलत आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारे सभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं। कंटिन्यू रहिए। अगर आपको रियल में सीखना है, मैथ को अच्छा नंबर लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। नहीं रहिएगा तो फिर आपकी नुकसान है। ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आप कहीं से भी बनाइए, रहिए, लेकिन कंटिन्यू रहिए, सीखिए। और 4 जगह भटकने से 4 लोगों का आपको तरीका समझ में आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4 तरीके आपको उलझन में डाल देंगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बात आपकी इच्छा, जहाँ कूदना है कूदिए, लेकिन मैं तो कहूँगा स्थिर होकर पढ़िए, समझिए। कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं कराता है। हाँ, मिस्टेक से हो सकती है, गलती हमसे भी होती है, किसी से भी हो सकता है। और जहाँ लगे कि गलती है, जहाँ भी आपको लगे कि गलती है, तो वहाँ पर आप वीडियो की टाइमिंग मेंशन करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर गलत है। जैसे वीडियो की टाइमिंग मेंशन करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 मिनट 30 सेकंड चल चुका है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि क्वेश्चन गलती है। वीडियो की लेंथ में जो 10 मिनट 30 सेकंड पर आपको लग रहा है कि गलती है, तो उस जगह पर टाइम मेंशन कीजिए और बताइए कि यहाँ पर गलती है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं उस जगह पर, तो आप टाइमिंग मेंशन करके पूछिएगा, जिससे कि हमें आसानी होगी कि आप कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझने में, तो इस बात को समझिए। चलिए क्वेश्चंस को कीजिए। 2 वृत्त P एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, बाहरी रूप से स्पर्श करता है, यानी 2 वृत्त है, एक वृत्त और एगो आरो वृत्त। प्रॉपर नहीं बना, वृत्त बनाने का ऑप्शन तो है, रुकिए मैं इसको मिटाता हूँ। ये वृत्त और एगो आरो वृत्त बनाते हैं।
ये तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ इस प्रकार से वृत्त, ठीक है, ऐसा है। ये बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है दोनों को। ए बी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और उभयनिष्ठ यदि ए और बी स्पर्श बिंदु है, यानी ए बी बाहर से स्पर्श कर रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है, ऐसे कह सकते हो, ऐसे का दोस्त देखिए, यानी इसको कुछ इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ए और बी स्पर्श कर रहा है, ठीक, और यहाँ पर पी एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, यानी इस पॉइंट को स्पर्श कर रहा है बाहरी बिंदु से, ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श कर, तो ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है। और हमें कोण पी ए बी दिया है, यानी इसको मैं ऐसे मिला दूं, यहाँ से ऐसे मिला दूं, तो ये कोण के बारे में कहा है कि 65 डिग्री है, यही तो कह रहा है पी ए बी। अच्छा, ये कोण नहीं, देखिए पी ए बी, यानी इस कोण के बारे में बोल रहा है कि ये 65 डिग्री है। कितने? 65 डिग्री है। तो हमसे पूछ कौन रहा है? कोण ए बी पी, ए बी पी, इस कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इस कोण का मान क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं x है, मान लेते हैं ये कोण क्या है? x है। तो एक बात यहाँ पर आपको समझना होगा, इस जगह जो कोण बनता है ना, जब भी कोई दो वृत्त आपस में स्पर्श करेगा और इस तरह से स्पर्श कर रहा है, तो इस जगह पर जो बनेगा वह 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है, इस बात को नोट रखना है। तो यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक कोण 45 है, दूसरा कोण 90 डिग्री है, तीसरा कोण हमें फाइंड करनी है जिसको मैंने x मान लिया, और इन तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 180। तो यहाँ से 90, 45, 135 घटा दीजिए 180 में, 90, 45, 135 से ना होगा ना चलते रहा, 135 तो घटा दीजिए, तो x बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से? तो 5 और 7 में 3 गया 4, तो 45 दिया है, 65 दिया है दोस्त, यहाँ पर क्या दिया है? 65। तो इसको 65 ऐड कीजिए, तो 65 तो 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 155 घटाइए 155, तो 7 में 5 गया 2, 25 डिग्री। कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। ओके, अगर मैंने सही घटाया है तो। और आपको जवाब इस क्वेश्चंस का देना है। आज मैंने जीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं? कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशन किसने किया था? एक फिल्म बना था गांधी जी से रिलेटेड, जिसका जो निर्देशन किया था वो कौन था? तो चलिए बताइएगा इसका आंसर, आप पर छोड़ता हूँ, बताइएगा निश्चित। ये टेलीग्राम चैनल का QR है, जिसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, और क्यूज टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन, यानी क्या यार, मेरा भी जुबान लड़खड़ा जाता है, डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। ये सही है ना? जुबान किसी का भी लड़खड़ा सकते हैं, जब मोदी जी का लड़खड़ा सकते हैं तो मेरा क्या है ना? बेटू बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह पर कुछ और निकल गया तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मेरे मुँह से भी हो सकता है। तो उन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, भावना को समझिए, भावना को। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, बाकी बात उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि सपोर्ट करें, हालांकि आप तो नहीं चाहेंगे, अगर दिल से चाहते होंगे तो ज़रूर चाहेंगे कि सपोर्ट करें, तो आप किसी मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, सखा, सहेली जो भी है, जो कंपटीशन की दुनिया में है, तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, मेरी भी हौसला बढ़ेगी, है ना?
हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है और हमें भी आप सपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? तो बाकी बात क्या बोलूँ, इतना सा उम्मीद करते हैं कि आप कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।